हेलो गाइस, मैं संजीव कुमार एजुकेशन मेनिया से और एक बार से फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमने जस्ट मैट्रिक्स एक्सरसाइज कंप्लीट की है मैट्रिक्स की। आज मैं उसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूं आपको डिटरमिनेंट पे, सारणी पे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को ऐड कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले बात करते हैं डिटरमिनेंट की, सारणी की। असल में सारणी है क्या? सारणी का अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स का ही एक सुलझा हुआ रूप है। मैट्रिक्स को अगर अपने आगे से बताऊंगा, मैं दोनों में अंतर भी बताऊंगा आपको, मैट्रिक्स और सारणी में क्या अंतर है। लेकिन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपके पास सपोज करो दो इक्वेशन है। आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, a1x + b1y प्लस इक्वल में c1 और दूसरी है a2x + b2y इक्वल में c2। अब ये जो इक्वेशन है ना, इन इक्वेशनों को अगर मैं समीकरण निकाय के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? समीकरण निकाय के रूप में लिखने के लिए, मैट्रिक्स के रूप में लिखने के लिए अपने इस समीकरणों को हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए a1 b1 a2 b2 x y c1 c2। अब कहेंगे सर ये क्या है? ये चीज जो है वो आपको मैं आगे बताऊंगा ये क्या चीज है, ये आगे सारी चीजें आने वाली है, रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इस चीज को समझें। इस समीकरण को जब सोल्व करना हो तो अपने जब a2 a1 b2 माइनस का a2 b1 इस तरीके से सोल्व किया जाता है। अब ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा रूल नंबर कि किस तरीके से मल्टीप्लाई किया सर, ये भी अभी आगे आने वाला है। दूसरी चीज ये है कि जितनी कांस्टेंट वैल्यू होती है, बात करें समीकरण निकाय की, मैं ये बता रहा हूं जितनी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है आपकी? दो। जितनी कांस्टेंट वैल्यू है उतनी ही इक्वेशन बनती है समीकरण निकाय की। और अगर इसका मान सारणी को, जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को अपने ऐसे लिखते हैं, जैसे सपोज करो ये A है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं, तो सारणी जो होती है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, A सारणी। ये सारणी है, यहां पे कैपिटल ब्रैकेट की बजाय आपका इस तरीके से बजाय, और जब इस सारणी का मान अगर शून्य आ जाता है तो वह अव्युत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल होता है, मतलब वो एक स्थिर मान होता है, जीरो मान आता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सारणी की परिभाषा। आपको बता देता हूं सारणी की परिभाषा क्या होती है। सारणी की परिभाषा यह होती है कि जब एक n क्रम की मैट्रिक्स, n क्रम की कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, 3x3 2x2 4x4, n क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स, मेरी बात को ध्यान सुनना, n क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स है, n क्रम की एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रम की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो तब एक यूनिक नंबर, इसका अगर एक यूनिक वैल्यू आती है, यूनिक वैल्यू या यूनिक नंबर आता है, मतलब इसका एक प्रॉपर मान आता है, अगर उस मैट्रिक्स का, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक प्रॉपर मान आता है, एक यूनिक नंबर आता है, तो वो सारणी कहलाती है। एग्जांपल के तौर पे अपने अभी तक मैट्रिक्स, सपोज करो मेरे पास ये मैट्रिक्स है 5 2 6 7, तो क्या मैंने इसका कभी मैट्रिक्स में कोई मान निकाला प्रॉपर, जैसे 8 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, कुछ भी इस तरीके से कोई मान निकाला, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू निकाली? नहीं, मैंने कभी इसका मान नहीं निकाला, मैंने इसको सोल्व किया है। सोल्व कैसे किया आपको पता है? जब दो मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स को जब मैट्रिक्स से सोल्व करते हैं, पता है ना कैसे सोल्व किया था? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई। जब मैट्रिक्स को जब मैट्रिक्स से सोल्व किया जाता था तो अपना जो आंसर आता था वो मैट्रिक्स में ही आता था। अपना जो आंसर आता था किसमें आता था? मैट्रिक्स में नहीं आता था, मैट्रिक्स में ही आता था। अगर आंसर मैट्रिक्स में ना कर एक कांस्टेंट वैल्यू के अंदर आ जाए तो समझ लेना वो सारणिक है। अब इसी चीज को मेरे को एक प्रॉपर मान निकालना है, इसी चीज का, इस चीज का प्रॉपर मान निकालना है। तो सबसे पहले जब मैट्रिक्स का कोई प्रॉपर मान निकाला जाता है तो उसको सारणिक में कन्वर्ट किया जाता है, इस तरीके से 5 2 6 7। अब ये मैंने मोड लगा लिया दोनों तरफ, ये मॉडुलस नहीं है, मैं आपको बोलने के लिए समझा रहा हूं। इस तरीके की मैंने दो लाइनें लगा दी तो ये मैट्रिक्स का साइन हो गया, सॉरी सारणिक का साइन हो गया, डिटरमिनेंट का। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको
याद करने के अलग अलग तरीके हैं, सारे तरीके बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसी जो आपको कंटिन्यू याद रखना है वो क्या, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, मतलब 35 माइनस 12, आपका आंसर क्या है? आपका आंसर आ गया 20। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। अब सर अपने इस तरीके से लिया, ये तो सिंपल था। अब सिंगल आ जाए, ये आपके पास एक मैट्रिक्स ले रखी है, आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 5, तो इसका आंसर भी क्या होगा 5। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ए मैट्रिक्स दे रखी, ए एक डिटरमिनेंट दे रखा है और मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी माइनस का 5। अब मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर माइनस का 5 ही आएगा। ये मोड नहीं है, आप ऐसे देखो सर ये मॉडुलस लगा रखा है आपने, मोड हट गया तो सर जो माइनस था वो प्लस में हो गया, नहीं। अपने इस चीज को मोड नहीं मानना है, अपने मैट्रिक्स लेके सारणी लेके चल रहे हैं, अपने डिटरमिनेंट लेके चल रहे हैं, जो वैल्यू है वही रहेगी। दो ये थी 1 into 1 की, ये डिटरमिनेंट है ना कि मॉडुलस है। 2 into 2 की मैंने बता दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस इसको। 3 की देख लो, 1 2 3 4 5 6 2 3 1, मैं थोड़ा इजी कर लेता हूं। अब मेरे को इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे? अगर मैं फर्स्ट रो को लेकर सोल्व करता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर मैं फर्स्ट रो को लेकर सोल्व करता हूं तो कैसे करूंगा? पहले 1 को लिया, जिस वर्ड को अपने लेंगे, जिस ये A11 है, अगर मैं इसको मैट्रिक्स में कैसे लिखते थे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इधर नहीं लिखते थे, तो ये एलिमेंट है। अगर मैंने इस एलिमेंट को लिया तो मैं ये रो भी छोड़ दूंगा और मैं ये कॉलम भी छोड़ दूंगा, जो इसकी लाइन में है ये मैंने छोड़ दिया। मेरे पास क्या बचा? सिर्फ इतना। 2 को कैसे सोल्व किया था? इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो कैसे लिखेंगे? 5 माइनस 80। सेम दूसरे, अब मैं दूसरी वैल्यू पे आता हूं। अब मैं दूसरी वैल्यू पे आता है, दूसरी वैल्यू कैसे लेके चलेंगे? अब मेरे पास 2 आ गया, 2 आ गया, तो सबसे पहले इसके पैरेलल में जो लाइन है, उसके हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में जो लाइन है उनको छोड़ दूंगा। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास सिर्फ ये बचा। सेम वही तरीका, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई, तो अब जो बीच की वैल्यू है वो माइनस का 2 लूंगा। बताऊंगा क्यों नहीं है मैंने माइनस का 2 और 4 माइनस का 12। सेम इसी प्रकार जब मैं इसी वैल्यू के अंदर अगर मैं थर्ड को लेता हूं तो मैंने ये भी छोड़ दूंगा और ये भी छोड़ दूंगा। अब मेरे पास क्या बचा? 4 12 माइनस का 10 प्लस का 3 लिया, 4 माइनस का। इसको तो आप सोल्व करते हो, और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा, वो चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए। लेकिन बात ये है सर हमने इसको प्लस का लिया, इसको माइनस का लिया, इसको प्लस का लिया, ये चीज कैसे याद रखें? मेरी बात को ध्यान से सुनना। 3 into 3 की जो मैट्रिक्स होती है या 2 into 2 की जो मैट्रिक्स होती है उनके कुछ साइन होते हैं। साइन किस प्रकार होते हैं? 3 into 3 का याद रखना आपको, प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कंटिन्यू सीक्वेंस में चलते जाना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस प्लस। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो सपोज करो मेरे पास कोई एक वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 4 1 2 1 3। मेरे पास एक मैट्रिक्स, एक सारणिक दे दी मेरे को क्या दे दी? एक सारणिक दे दी। वो कह रहा है इस सारणिक का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं। मैं अगर इस चीज को लेकर सोल्व, अगर मैं फर्स्ट रो को लेकर सोल्व करता हूं तो रो को लेकर सोल्व करता हूं, मेरा A11 का एलिमेंट है,
जीरो को लेके सोल्व करूंगा। जीरो किसका है, किस चीज का है, जीरो यहाँ पे जो पोजीशन है वो यहाँ पे क्या आ रही है, प्लस की, तो ये प्लस का। तो इस जीरो को लेके सोल्व करूंगा। तो अब देखो मैंने इसको लिया तो मैं ये रो भी छोड़ दूंगा और ये कॉलम छोड़ दूंगा, मेरे पास बचा क्या, 4 3 12 माइनस का 1, 12 माइनस का 1। अब मैं इस चीज को लेकर सोल्व कर रहा हूँ। 1 किस चीज का है, क्या पोजीशन है उनकी, -1, तो मैं यहाँ पे माइनस का 1 लगा देता हूँ। और अब सेम वही कंडीशन, अगर मेरे पास 1 आया है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा और इस कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ दूंगा। क्यों, मेरे को वही छोड़ना है जो जिसके पैरेलल में आ रहा है। भाई ये इसके पैरेलल में आ रहा है, ये पैरेलल, मेरे पास बचा क्या, इक्वल में आ रहा है। अब देखो 4 जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में देखना है, जो एक ही लाइन के अंदर उसके आ रहे हैं उनको आप यहाँ से उसको छोड़ दोगे, बाकी बचा 3 3 9 माइनस का 2, 9 माइनस का 2। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इस 2 को लेता हूं तो अब ये 2 किसका है, प्लस का है। सोल्व करो, जब 2 को लेके मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास 3 माइनस का 8। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, माइनस का 1 7 प्लस का 2 माइनस का 5, मेरे माइनस का 7 माइनस का 10, आंसर आ गया माइनस का 7। ये एक प्रॉपर वैल्यू आ गई इसकी, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं इसी चीज को, मैं इसको फर्स्ट रो लेकर से सोल्व कर रहा हूं, अब मैं सेकंड रो लेकर सोल्व कर रहा हूं। सेकंड रो लेकर सोल्व करके अब ये जब 3 को लेकर चलूंगा, अब मेरे पास में ये तो 3 है, ये यहाँ पे माइनस है या प्लस है, तो सर ये माइनस है, साइन याद रखना माइनस का है, तो इस कंडीशन में मैं माइनस का 3 पहले बाहर लूंगा। अब मैं जब इसको लूंगा तो मैं ये भी छोड़ दूंगा और ये जो इसके लाइन में आने छोड़ दिया, मेरे पास क्या बचा, मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको घटा देना है, तो 3 माइनस कर दूंगा, 3 माइनस कर दूंगा। अब मैं 4 को लूंगा, तो 4 को अगर मैं लेके चलता हूं तो 4 के ये भी गया और ये भी गया, दोनों गए, मेरे पास क्या बचा, 0 माइनस का 4। अब ये 4 किसका है, प्लस का है, 0 माइनस का 4। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूं, 1 को लेके चलता हूं। इस 1 को कैसे सोल्व करूंगा मैं, इस 1 को लेके तो ये भी गया और ये भी गया, तो इस 1 को लेके चलेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 1 है और 0 माइनस का 2, माइनस का 3, 4 4 16, ये आ गया आपका माइनस का 16 और प्लस का 2, तो ये बच गया माइनस का 70। देखो आंसर अभी भी सेम आ रहा है, पिछली बार मैंने इसको सोल्व किया था माइनस का 17, इसको लेके चल रहा हूं तो भी माइनस का 17 आ रहा है। इसी प्रकार जब मैं इसको लेके चलूंगा तो 2 को किसका लेना है, +2 माइनस का 1 और प्लस का 3। जरूरी नहीं है आप रो को लेके ही करें, आप कॉलम को लेके भी सोल्व कर सकते हैं। कॉलम प्लस का ले लिया, फिर माइनस का ले लिया, फिर प्लस का ले लिया, 1 को ले लिया, इस तरीके से आप ये माइनस का, प्लस का, फिर माइनस का कंडीशन है। बस आपको ये साइन याद रखनी है, प्लस से स्टार्ट करना है, सीक्वेंस में लगाते चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब सीक्वेंस में बारी बारी से, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि सर मैट्रिक्स जो होती है और सारणिक जो होती है उसमें अंतर क्या है। मैं बिल्कुल आपको अंतर बताने जा रहा हूं। मेरी बात, अब इन चीजों से 2-3 अंतर अपने निकल के सामने आए। कौन कौन से अंतर निकल के सामने आए मैं आपको बताऊंगा। पहला डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है आपका, पहला डिफरेंस ये कहता है, मेरी बात को ध्यान सुनना, मैट्रिक्स जो होता है वो एक सुव्यवस्थित रूप होता है। सुव्यवस्थित मतलब जिसकी एक फिक्स वैल्यू है। तो भी A11 मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में आंसर आएगा, जैसे A11, A12, A13, A14। और अगर मैं इसको दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो मैट्रिक्स में ही आएगी। मतलब एक सुव्यवस्थित जिसके अंदर
आपके एलिमेंट जो होते हैं वो प्रॉपर वैल्यू में लगे होते हैं, फिक्स वैल्यू नहीं होती। जबकि आपका जो ये जो सारणिक होती है इसका ये डिटरमिनेंट जो है इसकी एक फिक्स वैल्यू आती है। मैट्रिक्स का क्या है, मैट्रिक्स जो है वो उसके एक प्रॉपर वैल्यू नहीं होती है। मैं कहता हूं इसको एक नंबरिंग वैल्यू नहीं होती, नंबरिंग वैल्यू नहीं होती। और जबकि डिटरमिनेंट में क्या है, डिटरमिनेंट में क्या है, प्रॉपर वैल्यू आती है, प्रॉपर वैल्यू। रूल नंबर 2 जो इनमें डिफरेंस है वो दूसरा क्या है कि मैट्रिक्स जो होती है, जबकि जो मैट्रिक्स जो होती है उसके अंदर मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम मतलब पंक्ति और स्तंभ वो जो होते हैं वो कम ज्यादा हो सकते हैं। मतलब मैट्रिक्स 2x3 की भी हो सकती है, 3x2 की हो सकती है, 1x2 की हो सकती है, 2x4 की, मतलब कैसे भी मैट्रिक्स होते थे। जबकि डिटरमिनेंट जो होता है, मतलब जो सारणिक जो होती है डिटरमिनेंट, वो जो होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, स्क्वायर होती है, मतलब 3x3, 2x2, 1x1, 4x4 इस तरीके से। मतलब रो और कॉलम जिसमें क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, जबकि मैट्रिक्स में इक्वल होना जरूरी नहीं है। ठीक है। और एक चीज और, मैट्रिक्स के अंदर आपने एक चीज नोट की, मैट्रिक्स के अंदर जब मैं रो और कॉलम को आपस में कन्वर्ट करता हूं, तीसरा नियम, जब मैट्रिक्स में रो और कॉलम आपस में कन्वर्ट होते हैं तो उसकी वैल्यू में चेंज आ जाता है। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, अब मैं इसको रो और कॉलम में चेंज करूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4। क्या 1 के स्थान पे तो 1 है, क्या 2 के स्थान पे 2 है? नहीं है। 3 के स्थान पे 2, 3 के स्थान पे 3 है? नहीं। मतलब उसकी एक वैल्यू में, इसके एक मैट्रिक्स में उसका चेंज आ जाता है। जबकि डिटरमिनेंट को सोल्व करने पर इसका क्या निश्चित फिक्स वैल्यू आएगी। डिटरमिनेंट को सोल्व करने पे क्या आएगी, एक फिक्स वैल्यू आएगी। और वो चाहे आप किसी भी रो को लेकर कर लो, जैसा भी आपने किया था, मैंने R1 को लेकर भी सोल्व किया था, मैंने R2 को, मेरा आंसर सेम आ रहा था 70 माइनस का 70। तो कहने का मतलब ये है कि उसको आप डिटरमिनेंट में सारणी में चाहे कोई भी रो ले लो और चाहे कोई भी कॉलम ले दो, और उस साइन के हिसाब से आप जब सोल्व करोगे आपका आंसर सेम आएगा। अगर आपका आंसर सेम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं कैलकुलेशन के अंदर, तो वो चीज का ध्यान रखना है। तो ये 3 मेन डिफरेंस थे। तो कल से अपने यहीं से मैं आपको सारणी को सोल्व करना बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा 2x2 की मैट्रिक्स सारणी को, डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करना है, 3x3 को कैसे करना है, वैसे बता दिया। इसके साथ साथ इसका एक नेक्स्ट जो सोल्व करने का तरीका है, एक सारूस रूल है, जिसे सारूस रूल भी बोलते हैं, या जिसे अपने सारस डायग्राम भी बोलते हैं, सारूस डायग्राम भी बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं उसको। कोई सारूस बोलता है, कोई सारस बोलता है, कई जगह आपको सरस लिखा हुआ भी मिलेगा। तो वो जो सारूस डायग्राम है, जो सारूस आकृति है, या वो सारूस जो रूल है क्या है, वो अपने कल पढ़ेंगे इसी के आगे। तो जब तक आप जो बताया है इसका एक बार रिवीजन करेंगे, ताकि अपने यहीं से द्वारा सारणी को स्टार्ट करेंगे। अगर ये क्लास पसंद आई हो गाइस तो शेयर करना मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को ऐड कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे से। जय हिंद, जय भारत।